Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's recording session of the Hindu 22nd of November 2023. From our today's newspaper, we will be discussing about the net zero carbon emission, the OECD report on the climate finance and one horned rhinos. तो आज के सारे टॉपिक्स आपका जीएस पेपर 3 यानी कि जो एनवायरमेंट सेक्शन है उससे रिलेटेड है। तो आप एनवायरमेंट का जो स्टैटिक है उससे लिंक करके इसको पढ़ सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट था, काफी बच्चों का कहना है कि करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो बहुत लेट आता है, या तो दिन में आता है या रात के समय आता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो जॉब के साथ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव था कि हम थोड़ा सा लेट उसको पोस्ट करते थे। बट ऑन एन एवरेज, एज टू द रिक्वेस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुमारो यू विल बी गेटिंग द न्यूज़पेपर बिफोर 11 AM एनी हाउ। ओके, so कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, ये हमारा चैनल है IAS कैफे। इसको आप इसके ऊपर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो, इकोनॉमिक्स की वीडियो और ज्योग्राफी की वीडियो जो यूपीएससी के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करें। अब आते हैं हमारे पहले डिस्कशन के ऊपर, नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो ये जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है या फिर आज का कोई भी टॉपिक है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं, या फिर ये सब काम जो है किस वजह से हुआ है उसको समझते हैं। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये रिलेटेड है। सो इट इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट, इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ड्यूरिंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके पास इसको ध्यान में रखते हुए 1992 के अंदर एक अर्थ समिट हुई थी। So there was an Earth Summit in 1992 in the place Rio de Janeiro, Brazil. And as a result of this Earth Summit, यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स जो है वो सामने आए थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके ही यहाँ पे कुछ बात करी गई। और इसी के साथ 3 कन्वेंशंस जो है वो सामने आए थे, जिसमें से पहला है आपके पास UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। ये हो जाएगा आपके पास यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकेंड है आपके पास CBD, दैट मीन्स कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। And third is about the UNCCD, that is United Nations Convention to Combat Desertification. तो अगर मोटा मोटी आपका जीएस पेपर 3 का एनवायरमेंट का सिलेबस देखें तो 80% सिलेबस यही है। करंट अफेयर, फॉरेस्ट प्रिंसिपल का स्टैटिक पढ़ो जो करंट अफेयर से लिंक करो, एजेंडा 21 का स्टैटिक पढ़ो, करंट अफेयर्स को लिंक करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12-13 जितने भी आपके पास होते हैं उसको आप पढ़ो और यहाँ पे लिंक करो। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे और डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे। आज का हमारा मुद्दा है UNFCCC से रिलेटेड, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो था आपके पास ये नॉन बाइंडिंग था, यानी मैंडेटरी नहीं था ये जो कहता है, बट इसके जो प्रोटोकॉल्स थे वो आपके पास मैंडेटरी थे। तो इसी के अंदर एक प्रोटोकॉल आया जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। इसी के अंदर तो बेसिकली इसको हम क्लियर कर देते हैं। So today's focus is regarding the UNFCCC. The full form is United Nations Framework Convention on Climate Change. So firstly, this was non-binding. ये एक non-binding convention था, but
ये इसके जो प्रोटोकॉल्स थे वो बाइंडिंग थे. So here we will be saying that protocols are binding, right? So basically it is non binding and the protocols जो थे इसके बाइंडिंग थे. तो इसी के अंदर आपके पास एक क्योटो प्रोटोकॉल आया, ठीक है. तो द क्योटो प्रोटोकॉल, so what did the Kyoto Protocol said? It committed that industrialized nations, कि आपके पास जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं या फिर जो डेवलप्ड नेशंस है, उनके ऊपर इसने कमिटमेंट दिया कि आप जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको 2012 तक 5.2% कम कर देंगे अप टू 1990 लेवल. I repeat, the Kyoto Protocol under UNFCCC said that all the industrialized nations are committed to reduce the greenhouse gas emission by 5.2% up to 2012. ठीक है जी, यहाँ पे बोल दिया कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होंगे, जितने भी आपके पास डेवलप्ड नेशंस होंगे, वो 2012 तक इसको क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे. 2012 आ गया, लेकिन ये टारगेट जो है अब पूरा नहीं हुआ. तो बोला आप क्या करें, तो एक तो इन्होंने बोला इमीडिएट एक्शन क्या लेते हैं. तो इमीडिएट एक्शन में तो ये 2012 की जो टाइमलाइन है उसको बढ़ा दी गई, और फिर जाके 2015 में आपके पास आता है पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट. तो पेरिस एग्रीमेंट जो है आपके पास, ये इसकी 21वीं जो मीटिंग थी, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 2015 में, इसमें आपके पास था दैट इज पेरिस एग्रीमेंट. तो इट गेव द लीगली बाइंडिंग. तो पहली बात तो ये था आपके पास लीगली बाइंडिंग, ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी ऑन क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कोशिश करो कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने की बात करी गई. तो ये एक्चुअली बैकग्राउंड था. अब आप इस टॉपिक को समझो, दैट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन. इसका मतलब होता है कार्बन न्यूट्रलिटी. मतलब इसका ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो एमिशन है वो पूरी तरह से आप जीरो कर दो, लेकिन a state in which a country's emissions are compensated by absorption and removal of greenhouse gases, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, जो कार्बन है आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो कार्बन सिंक के थ्रू, या फिर आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो दैट इज योर नेट जीरो कार्बन एमिशन. फर्दर, the absorption of emission can be increased by creating more carbon sink, जैसे कि forest होता है, where the removal of gases from the atmosphere requires futuristic technologies such as the carbon capture and the storage. More than 70 countries have promised to become net zero by the middle century, that is 2050. इंडिया ने बोला that 2070 तक जब इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होगी, तब तक हम इसको पूरी तरह से एमिशंस को कट कर देंगे. तो ऑल द नेशंस मस्ट स्ट्राइव फॉर द नेट जीरो कार्बन एमिशन. अब यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है, दैट इज द ब्रोकन रिकॉर्ड इज अ क्लेवर फन. नॉट ओनली डज इट सजेस्ट दैट कि जो अभी तक पहले की वार्निंग्स है कि ग्रीन हाउस गैसेस के सिवियर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वार्निंग को इग्नोर किया गया है, प्लस जो सीलिंग थी उसको भी यहाँ पे ब्रीच किया गया है. जो हर साल की एमिशन रिपोर्ट आती है, यूजुअली टाइम्ड क्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द क्लाइमेट टॉक, reiterate the sharper language since the Paris Agreement has been tardy. The stated goal was to temperatures कि आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को कम करो, या फिर पॉसिबल हो तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल से. तो पिछले कुछ साल में हमारा जो कंसेंसस है हैज बीन दैट 1.5 डिग्री से कम रखने की हमारी कोशिश होनी चाहिए. बट इस रिपोर्ट के मुताबिक द टेम्परेचर वुड स्टिल रिजल्ट इन द ऑफशूट ऑफ 2.5 और 2.9 बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, कि भाई अभी जो टेम्परेचर है 2.9 को भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा. To keep the temperature below 2 degrees Celsius by 2030,
कम से कम आपको 28% ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कमी लानी पड़ेगी। तो डिस्पाइट बहुत सारी कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि वो नेट जीरो के तरफ चलेंगे, यानी कि नेट कार्बन एमिशन है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से दे डज नॉट थिंक दीज प्रॉमिसेस आर क्रेडिबल एंड इवन इन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोस वो ये कर पाएंगे ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। However, it is not as if the PA has been infectious. Greenhouse gas emission is 2030 based on policies in place were projected to increase by 16%. Report says that in the world collectively emitted 57.4 billion tons in 2022, an increase of 1.2% over 21. So in short, United Nations Framework Convention on Climate Change है, इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल आया था कि 2012 तक हम जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो 5.2% कम कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, तो उसको एक्सटेंड किया और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आता है जो कि ये बोलता है कि आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक या फिर कोशिश करो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल था वहां तक आप ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करो, कम करो। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसके पहले जो टेम्परेचर था, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द मेन रीजन टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा है कि जितनी सारी कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि तब तक कर देंगे अब तक कर देंगे, ये उस लाइन में दिख नहीं रहे, बिकॉज उनका जो डेटा है वो कह रहा है कि पॉसिबल ही नहीं कि वो यहाँ पे ये कर पाएगा। ठीक, अब आते हैं हमारा आजकल जो दूसरा डिस्कशन है, द OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। इसी पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें डिफरेंशिएटेड बट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। डिफरेंशिएटेड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाहे डेवलप्ड या इंडस्ट्रियलाइज नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो, दोनों ही कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन एमिशन को कम करें। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस होंगे उनके पास मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास कंपल्सरी नहीं होगा। ये है आपके पास कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी के तहत आगे ये बोला गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी कि वो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कुछ कुछ कर सके। तो यहाँ पे बोल रहा है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर OECD की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। पहली बात तो OECD बोले तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये रिच कंट्रीज जो है उनका एक ग्रुप है, जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा। So this report के according, they offer a peek into the idea of climate finance ahead of Conference of Parties 28. अगले ही हफ्ते, पहली बात तो ये COP क्या होता है किसी को ये तो नहीं लग रहा, अरे हर साल इनकी मीटिंग होती है। तो पहली मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 COP1, दूसरी मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2 COP2। तो सारी मीटिंग्स तो हम याद नहीं करते, कुछ ऐसी मीटिंग्स होती है जिसमें इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आते हैं, तो हम सिर्फ वो पढ़ते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 2, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 28, 27, 26, है ना। तो इसी तरह से अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यानी कि COP 28 की जो मीटिंग है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट में होने वाली है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 73.1 billion mobilized in 2021 by the public sector and 49.6 billion dollars जो है एज अ लोन जो है यहाँ पे लिया गया। तो दिस रिपोर्ट पब्लिश बाय OECD शोड दैट कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज है वो अभी भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि $100 बिलियन जो है क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को 2021 तक वो दे देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं, $100 बिलियन अभी तक नहीं दिया गया है। रिपोर्ट सेट कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है they just gave $89.6 billion in 2021 and that finances for 14% adaptation fell in 2021 compared to those are these। तो पहली बात तो ये OECD का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात ये OECD में सारी रिच कंट्रीज आती है, राइट। So the report also comes against a backdrop of a pledge by the bloc of developed nations, the Conference of Parties 26 ग्लासगो में टू डबल द एडेप्टेशन फाइनेंस। पार्टीज टू द यूएनएफ, देखो 2026 में जब ग्लासगो में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा हम फाइनेंस को डबल कर देंगे, तो बेसिकली जो है वो ही नहीं दे पा रहे, तो अब डबल की यहाँ पे क्या बात कर रहे हो।
So the parties of the UNFCCC had also said at Glasgow with deep regret that the developed nations bloc had not met the $100 billion climate finance goal in due to the time in 2020. तो यहाँ से ये जो फेलियर है डेवलप्ड कंट्रीज का टू एडिक्वेटली फाइनेंस lowers the capacity in developing countries to address the climate mitigation and adaptation needs and reduces the trust among the world's poor countries that developed world is serious about tackling the climate crisis. कि क्या हमारा विश्व सीरियस है क्लाइमेट फाइनेंस को टैकल करने के लिए? इनके डेटा को अगर देखिए तो इससे हमको बिल्कुल भी ये पता नहीं लगता है. फिर है अबाउट द वन हॉर्न्ड राइनोसॉर. स्पीशीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज पे क्वेश्चन आते हैं. इंटरनेशनल राइनो जो फाउंडेशन है उनकी एक रिपोर्ट आई है स्टेटस ऑफ राइनो 2023, जिसके अकॉर्डिंग जो करंट पॉपुलेशन है एस्टिमेट एंड ट्रेंड फॉर 5 सर्वाइविंग राइनो इन द अफ्रीका एंड एशिया. हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है to spread the awareness for all the 5 species of rhino and work being done to save them. So it was first announced by the World Wildlife Fund, South Africa in 2010. तो इस पूरा जो रिपोर्ट है उसमें सबसे बड़ी बात थ्रेट को बताई गई कि जो मेजर थ्रेट है वो पोचिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से है. कि जो 5 राइनो स्पीशीज है they have increased in several regions that had not previously been targeted. कि ऐसे रीजन जहाँ पे उनको पहले कभी टारगेट नहीं किया गया वहां इनका नंबर बढ़ रहा है. साउथ अफ्रीका भी बैटल कर रहा है पोचिंग की वजह से. क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू बिकॉज ड्रामेटिकली इनका जो प्रेसिपिटेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, मॉनसून का टाइम बढ़ रहा है, they cause direct death of the rhinos and humans alike because weather condition को ये अडॉप्ट नहीं कर पाते. Status of rhinos, जावन जो रिमो होता है 12 of the approximately 76 remaining अभी कहाँ है पता नहीं. सुमित्रा rhinos की बात करते हैं. hard to find. White rhinos, world's largest rhino farm will now rebuild through the Africa. Bright spot, great one-horned rhino in India and Nepal continue to survive due to the strong protection. तो बहुत ही बुरी इनकी हालत हो रखी है. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका ट्रांसलोकेशन किया जाता है. रीनो कॉरिडोर बनाया गया है, जैसे कि आपके पास ये बुरचाबुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख सकते हो, नेशनल पार्क है. पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के अखबार में सबसे पहले पेज पे यही आपके पास देखने को मिला है. ओरांग नेशनल पार्क, लोकावा एंड द बुरचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काजीरंगा, ये सब असम के अंदर है. तो मोस्टली यहाँ पे असम के अंदर आपको ये जो जितने भी है ये मिलेंगे. So this was it for today. Thank you so much. Please do subscribe our channel, like and share.